हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में सी सेक्शन भी कहते हैं या इसको सिजेरियन सेक्शन भी कहा जाता है। इसमें हम सर्जिकली बेबी को डिलीवर करते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम इंसिजन करते हैं मदर के एब्डोमेन में, उसके बाद यूट्रस में और फिर बेबी को निकालते हैं। तो इसमें रिकवरी में कितना टाइम लगता है, तो एक बार आपका जब ये सिजेरियन होगा तो आपको हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन रहना पड़ेगा। रिकवरी होने में 6 वीक से 3 मंथ तक लग सकता है और ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर सिलिकॉन सीथिंग से ये किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या ये सिजेरियन जो सेक्शन होता है ये एक मेजर ऑपरेशन है? तो हाँ, ये एक मेजर ऑपरेशन है जिसमें बच्चा और माँ दोनों की सेफ्टी सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, तो रिस्क क्या क्या हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी में? रिस्क के चांसेस तो कम है अगर सही से यूज किया जाए, जैसे कि स्टेराइल टेक्निक यूज करें तो इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन इसका रिस्क फैक्टर है। अगर सही से क्या हो जाए, सही से स्टिचिंग ये सब हो जाएगा तो पोस्टपार्टम हेमरेज से बचा सकते हैं, क्योंकि मेनली ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो 1 दिन तक देखने को मिलता है और मैक्सिमम 12 वीक तक देखने को मिलता है, उसके बाद ये नहीं होता है। उसके बाद जो एनेस्थेसिया यूज किया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया अनकॉन्शियस करने के लिए, उसमें रिएक्शन होने का डर है, इसलिए मेडिकल हिस्ट्री अगर चेक कर लें कि किससे एलर्जी है किससे नहीं है तो इससे बचाया जा सकता है। ब्लड क्लॉटिंग, वुंड इन्फेक्शन, सर्जरी इंजरी ये सब होने का खतरा है, लेकिन ये सब कम परसेंटेज होता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इसलिए पेशेंट डर जाए। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले पेशेंट जब आएंगे हॉस्पिटल तो उनका ड्रेसिंग चेंज करके हॉस्पिटल का गाउन पहनाया जाता है, क्योंकि जो ये हॉस्पिटल का गाउन है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, कंफर्टेबल होता है। उसके बाद यूरिन सैंपल लिया जाता है, इंट्रावेनस लाइन मेनली आर्म या हैंड में लगाया जाता है, ब्लड लिया जाता है, उसको चेकिंग के लिए भेजा जाता है, एंटा एसिड दिया जाता है, उसके बाद सर्जिकल साइट को प्रिपेयर किया जाता है, सेविंग ये सब किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेडिकल रिपोर्ट चेक किया जाता है कि ऑपरेशन के समय कौन सा ड्रग्स पेशेंट के लिए सेफ़ होगा, कौन सा नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट चेक करते हैं। सिजेरियन डिलीवरी टेक्निक में मेनली जनरल प्रोसीजर किया जाता है। इसमें यूट्राइन इंसिजन किया जाता है। 2 तरह का इंसिजन मेनली देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में कैसा करेंगे तो मेनली प्यूबिक सिम्फेसिस से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर इस तरह से सिजेरियन किया जाता है। आगे डिस्कस करेंगे, अब ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो लो और हाई इंसिजन किया जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाता है सिजेरियन डिलीवरी में, तो एमनियोटिक सैक को रप्चर किया जाता है, बेबी को डिलीवर किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, मेनली मैनुअल या जेंटल ट्रांसेक्शन किया जाता है, लेप्रोटोमी करते हैं। लेप्रोटोमी में क्या होगा, तो लेप्रोटोमी में मेनली सर्जिकल इंसिजन किया जाता है एब्डोमिनल कैविटी से। कैसे, तो मिडलाइन के थ्रू, इंफ्रा अम्बिलिकल के थ्रू वर्टिकल या ट्रांसवर्स इंसिजन किया जाता है। ट्रांसवर्स इंसिजन में मेनली फीटल डिलीवरी और उसके क्लोजर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मैटरनल मॉर्टालिटी और मॉर्बिडिटी में। मैटरनल मॉर्टालिटी और मॉर्बिडिटी, मॉर्टालिटी मतलब क्या होता है, डेथ। मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है, सिकनेस। इसमें 1 लाख पेशेंट में से सिर्फ 2.2% पेशेंट जो देखा गया है वो या तो मॉर्टालिटी या मॉर्बिडिटी का शिकार हुए हैं। 1 लाख पेशेंट में 13% को मेनली रिपीट इलेक्टिव सिजेरियन किया गया है। ठीक है, इलेक्टिव सिजेरियन क्या होता है, तो एक प्लान टाइम दिया जाता है कि जैसे कि एक होता है इमरजेंसी, पेशेंट आया इमरजेंसी में, उसको क्या करना है, इलाज करना है। एक शेड्यूल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लान्ड शेड्यूल, कि आप इतना तारीख को आइए, आपको बच्चा इतना से इतना की विचार होगा, इसलिए आप इतना तारीख को आ जाइएगा, फिर हम करेंगे। तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद मेनली
जो इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। क्या? इंक्रीज मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। इसमें किसी प्रकार से मदर में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिससे मदर का डेथ या कोई बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है जिससे मदर का डेथ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें है सीवियर ब्लीडिंग, जिसमें मोस्टली ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ देखने को मिलता है। इन्फेक्शन, ये भी यूजुअली चाइल्ड बर्थ के बाद। हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि प्री इक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया। कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं डिलीवरी के समय। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी में क्या देखा जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि ये सिजेरियन डिलीवरी में लिए किया कब कर जाता है? जब प्रेगनेंसी के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस देखे जाएं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, प्री इक्लैम्सिया, गेस्टेशनल डायबिटीज, प्री टर्म लेबर, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मेनली रिस्क फैक्टर हो सकता है? तो प्रेग्नेंट हो जाए, मतलब कि ज़्यादा एज हो जाए 35 या उससे ज़्यादा, या 18 साल से पहले क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाएं। ईटिंग डिसऑर्डर हो, जैसे कि एनोरेक्सिया। सिगरेट या स्मोकिंग वुमेन यूज करती है, या इलीगल ड्रग यूज करती है, अल्कोहल पीती है। हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी लॉस हो या प्रीटर्म बर्थ हो, कैरी कर रही है मल्टीपल लाइक ट्विंस या ट्रिपलेट, तब मेनली कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसलिए हम सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। ठीक है, अब क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ड्यूरिंग सिजेरियन डिलीवरी, जब ये इन्फेक्शन मेनली स्टेराइल टेक्निक नहीं यूज करने के कारण होते हैं, और ये सिजेरियन के समय ही नहीं होते, सिजेरियन के बाद होते हैं, इसलिए इसको पोस्ट सिजेरियन वुंड इन्फेक्शन कहा जाता है। ये इसमें या तो वुंड सेलुलाइटिस होगा या वुंड एब्सेंस देखने को मिलता है। जो ये वुंड इन्फेक्शन है ना, वो स्प्रेड भी कर सकता है और इसके कारण अदर ऑर्गन को प्रॉब्लम भी कर सकता है, जैसे कि स्किन, ब्लड और लोकल टिश्यू। मेन कॉज किसका है? तो स्टेफाइलोकोकस एरिसस के कारण और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्ट सिजेरियन वुंड इन्फेक्शन का, जो मेनली 15 से 20% केसेस में देखा गया है स्टेफाइलोकोकस ऑरिसस के कारण। ठीक है, ऐसे तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिसस है, ये नेचुरली पाया जाता है ह्यूमन के हेयर में और स्किन में, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं और वुंड के अंदर इंटर करते हैं, तब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब देखते हैं जो ये सिजेरियन सेक्शन होता है, तो वुंड इन्फेक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मेनली जो कॉमन साइन होता है ना, वो है फीवर। फीवर मेनली देखने को मिलता है, ऊन सेंसेटिव हो जाते हैं, रेडनेस हो जाएगा, जहाँ पर इंसिजन हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, लोअर एब्डोमिनल पेन। ये सब मेनली इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता कौन है? रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि जो वुमेन है वो ओबेसिटी, मोटी हैं, डायबिटीज होया हुआ है, या जो एमनियोटिक फ्लूइड में या फीटल मेम्ब्रेन में लेबर के समय इन्फेक्शन होया हुआ है, जिसको कोरियोअम्नियोनाइटिस कहते हैं, या लॉन्ग टर्म से स्टेरॉयड यूज कर रही है वुमेन, प्री नेटल केयर सही से नहीं हुआ है, पहले भी सिजेरियन डिलीवरी हो चुका है, एंटीबायोटिक सही से नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग लेबर है, एक्सेसिव ब्लड लॉस है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जो मेनली ये पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है, ये इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो सिम्टम क्या क्या देखे? तो अभी बताया, सीवियर एब्डोमिनल पेन, रेडनेस इन द इंसिजन साइड, स्वेलिंग इन द इंसिजन साइड, कभी कभी पस का भी फॉर्मेशन हो जाता है अगर ज़्यादा दिन तक इन्फेक्शन रहा तो। उसके बाद पेन होता है, पेन धीरे धीरे वर्स होते जाता है, सही नहीं होता है। फीवर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, यूरिन करते समय पेन होता है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलेगा वेजाइना से। उसके बाद ब्लीडिंग होंगे, ब्लीडिंग में लार्ज क्लॉथ मिलेगा, लेग पेन, स्वेलिंग, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अब टाइप और अपीयरेंस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर सी सेक्शन। तो सेलुलाइटिस देखने को मिलता है जो स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। वुंड एब्सेस मेनली जब बैक्टीरिया के कारण वुंड सेलुलाइटिस होगा,
तब मेनली ऊंद एब्सेस सीवियर केस में देखा जाता है। ठीक है, जिसको हम कभी कभी अगर ये ऊंद एब्सेस इंडोमेट्रियम तक चला जाएगा तो इंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। थ्रस मेनली फंगस कैंडिडा के कारण देखने को मिलता है, जो मेनली ह्यूमन में नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन जब वो इंटर करता है हमारे शरीर में, जो लोग ज़्यादा दिन से स्टेरॉयड ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें ये थ्रस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक या ब्लैडर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये क्यों होता है? तो ई कोलाई के कारण होता है मेनली। उसके बाद सिजेरियन से डिलीवरी हो जाए तो क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ये सब के चांसेस कम हो जाए और रिकवरी ले ज़्यादा हो जाए। तो मदर को जो खाना खाना चाहिए ना, वो सेलेक्टिव खाना चाहिए ताकि गैस और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हो। जैसे कि अवॉइड करना चाहिए जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक, लेकिन कंज्यूम करना चाहिए सूप, कॉटेज चीज़, ब्रोकली, योगर्ट, जो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे ही आपको कोई साइन और सिम्टम देखे, डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको एंटीबायोटिक देगा सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक से ही ये सेलुलाइटिस मेनली सही हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि पस आ गया तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इंसिजन और ड्रेनेज किया जाता है हॉस्पिटल में। अपने से भूल कभी मत कीजिएगा, और ऊन ड्रेसिंग करवाना चाहिए, जिससे कि ये मेनली सही हो जाता है इन्फेक्शन। अब यूटीआई इन्फेक्शन का क्या? क्योंकि इसमें यूटीआई इन्फेक्शन भी होता है, पेन करता है, तो इसमें ज़्यादातर ब्लेडर कैटेराइजेशन और प्रोलॉन्ग रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इसमें 9.3% सिस्टमेटिक यूटीआई और 7.6% एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया कहने का क्या मतलब है कि यूरिन में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं? तो इसमें मेनली हम ड्रग्स लेंगे, मतलब कि एंटीबायोटिक लेंगे। तो ये इन्फेक्शन सिजेरियन के कितने दिन बाद तक रह सकता है? मेनली इन इन्फेक्शन एराइज होता है सिजेरियन के 4 से 7 दिन के बाद, जब और सिम्टम बिगिन होता है 28 आवर इन्फेक्शन के 28 आवर्स के बाद। ठीक है, मेनली बाद या उसके साथ भी हो सकता है, और ये मेनली स्ट्रेप्टोकोकस के कारण देखने को मिलता है। तो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यूरिन कल्चर करवाते हैं कि कितना सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। अब आते हैं हेमरेज पोस्टपार्टम हेमरेज मेनली कॉमन होता है। हेमरेज भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज में क्या देखा जाता है कि इसमें जब प्रेग्नेंट वुमेन 28 वीक की हो जाती है, तो प्रेगनेंसी से 28 वीक के बाद मेनली बेबी डिलीवरी होने से पहले तक मेनली इसको कहते हैं एंटीपार्टम। ठीक है, एंटीपार्टम मतलब क्या होता है? 28 वीक के बाद और बेबी डिलीवरी से पहले अगर वेजाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग आ रहा है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? तो बेबी डिलीवरी होने के बाद अगर वेजाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग आ रहा है तो उसमें अमाउंट 500 से अधिक दिखाई दिया तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सिजेरियन डिलीवरी है, इसमें मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा, क्योंकि मेनली सिजेरियन डिलीवरी हो गया उसके बाद ही ना हेमरेज होगा। और हेमरेज कितना, थोड़ा सा ये ब्लड लॉस हो रहा है तो वो तो कॉमन होता है, लेकिन अगर 500 ml से ज़्यादा हो गया तब हम उसको कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूट्रस के लाइनिंग, इनर लाइनिंग इंडोमेट्रियम से प्लासेंटा सेपरेट होता है। इंडोमेट्रियम लेयर को टूटकर गिरना, यूट्रस के ब्लड वेसिकल रप्चर होना, इसके वजह से ब्लड क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में गिरने लगता है। कम मात्रा में गिरे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में गिरे तो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, जो मेनली 4 से 6% केसेस में देखा गया है। अब पोस्टपार्टम हेमरेज भी डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड लॉस और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो ब्लड लॉस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। क्या पोस्टपार्टम हेमरेज भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड लॉस और दूसरा ड्यूरेशन। अब ये जो ब्लड लॉस है ना, ये भी डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, ब्लड लॉस।
माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में 500 से 1000 ml के बीच में ब्लड लॉस होता है। मॉडरेट में 1000 से 2000 ml में ब्लड लॉस होता है और सीवियर में एबव 2000, ठीक है, ml ब्लड लॉस होता है। और जब हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो प्राइमरी ये पोस्टपार्टम हेमरेज और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, दो तरह का हेमरेज होता है। अब प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, तो इसको थर्ड स्टेज हेमरेज भी बोलते हैं और ये थ्रू पीपीएच भी कहलाता है, मतलब कि थ्रू पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहलाता है। अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी बोलते हैं इसको। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो बेबी डिलीवरी होने से लेकर 24 आवर्स के अंदर होता है और ये वेजाइनल ब्लीडिंग से होता है। इसमें अमाउंट 500 ml होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी पीपीएस बेबी डिलीवरी होने के 24 आवर्स के बाद से 6 वीक तक देखा जाता है और वो मेनली 500 से ज़्यादा होता है, उसको हम सेकेंडरी पीपीएस कहते हैं। मतलब कि प्राइमरी जो पीपीएच था, PRIMARY, प्राइमरी जो पीपीएच है वो 24 आवर के अंदर होता है और सेकेंडरी जो होता है वो 24 आवर के बाद से लेके कितने वीक तक, तो मेनली 6 वीक तक देखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है, इसमें थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज कब होता है, इसमें बेबी का एक्सपल्सन या डिलीवरी हो गया लेकिन प्लासेंटा का एक्सपल्सन नहीं हुआ और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी पीपीएस, मतलब कि ब्लीड दैट ऑकर बिफोर द एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। कॉजेज क्या है, तो कॉजेज में मेनली यूट्रस जो है वो अपना टोनिसिटी खो दिया, ट्रॉमा या ब्लड कोगुलोपैथी के कारण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस के बारे में समझते हैं। इसमें यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो मायोमेट्रियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसी भी कारण से बंद हो जाता है, तो ब्लड क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होने लगता है, जिससे कि हेमरेज होता है। इसमें 70 से 80% एटोनिसिटी होता है पीपीएस के कॉज, ठीक है। जब यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस लॉस होगा तो यूट्राइन साइनस ब्लड वेसल जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिससे ज़रूरत के अनुसार प्रेशर नहीं मिल पाता है और प्रेशर नहीं मिल पाता है तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, जिससे कि ब्लीडिंग कंटिन्यू होने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रीजन फॉर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। रीजन क्या क्या है एटोनिसिटी का, तो पहला है ग्रेविड मल्टीपैरा। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मोर देन 5 बेबी है, जिस फीमेल में ग्रैंड मल्टीपैरा हो चुका है, ये भी एक रीज़न है एटोनिसिटी का, क्योंकि फीमेल जितनी बार प्रेग्नेंट होती है उतनी बार यूट्रस का जो कैपेसिटी है उतना कम हो जाता है, ठीक है। मायोमेट्रियम लेयर मस्कुलर लेयर, जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कमती जाती है, जिसकी वजह से ग्रैंड मल्टीपैरा में इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मल्टीपैरा और ग्रैंड पैरा में क्या डिफरेंस है, मल्टीपैरा मतलब मोर देन 1 बेबी, ग्रैंड पैरा मतलब मोर देन 2 बेबी, ठीक है। दूसरा क्या कारण है, इनकम्प्लीट एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। पोस्टपार्टम हेमरेज का दूसरा काम है कि कारण है कि इनकम्प्लीट एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा पूरी तरह बाहर से नहीं निकल पाता है। प्लासेंटा का एक्सपल्सन सही तरीके से या पूरी तरह से बाहर नहीं हो पाता है, उसके इनकम्प्लीट एक्सपल्सन के कारण ही मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज का एक और कारण हो सकता है। बेबी डिलीवरी होने के बाद प्लासेंटा का सेपरेशन होता है, लेकिन सेपरेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाने के कारण कुछ प्लासेंटा का पार्ट रह जाता है यूट्रस के अंदर, जिसके कारण यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इफ़ेक्ट चलते रहता है और उसी वजह से क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है, ठीक है। अगला तीसरा कारण है एब्रोसियो प्लासेंटा। एब्रोसियो प्लासेंटा का क्या था, तो इसमें बेबी डिलीवरी होने के से पहले सेपरेशन होने लगता है,
मतलब कि तीसरा कारण क्या था, एब्रोसियो प्लासेंटा। इसमें प्लासेंटा डिलीवरी से पहले ही क्या होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा, जिससे ब्लड फ्लो होने लगता है और ये थर्ड स्टेज ये पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। प्राइमरी सेकेंडरी बताया था ना। तो इसके बाद जो चौथा कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज का वो है प्लासेंटा प्रीविया। क्या, प्लासेंटा प्रीविया। इसमें यूट्रस का अपर सेगमेंट से ना होकर लोअर सेगमेंट पे प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन हुआ बेबी का मेनली अपर सेगमेंट पे हो। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये यूट्रस है, इस तरह से डिवाइड होता है, इसको अपर सेगमेंट कहते हैं, इसको लोअर सेगमेंट कहते हैं। मेनली इम्प्लांटेशन सेफ होता है अपर सेगमेंट में। लोअर सेगमेंट में अगर हो रहा है यूट्रस का इम्प्लांटेशन तो इससे क्या होगा, इसके वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज कॉज होता है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा। तो यूट्राइन का जो मसल लेयर है वो क्या कहेगा, अपना फंक्शन करेगी, लेकिन इफेक्ट प्लासेंटा पर कम पड़ेगा या ना पड़ेगा, जिसके कारण जो डेसिडुआ का पार्ट है जो लोअर सेगमेंट में और जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। पांचवा जो कारण है वो है ओवर डिस्टेंशन। अब ओवर डिस्टेंशन में क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा यूट्रस का फैल जाना। इसमें मायोमेट्रियम लेयर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस का प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो पाता है और जिसके कारण मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलते हैं। अब जो ओवर डिस्टेंशन बताया है, ओवर डिस्टेंशन के कारण भी क्या होता है, दो वजह से होता है ओवर डिस्टेंशन, मतलब जो ज़्यादा फैल जाता है डिटेंशन, जो ज़्यादा यूट्रस फैल जाता है, इसके दो कारण होते हैं। या तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, इसके वजह से बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोसोमिया। याद रखिएगा, मैक्रोसोमिया टर्म का मतलब क्या होता है, बेबी का साइज़ बड़ा हो जाना। सोमिया मतलब कि मेनली बेबी का जो नॉर्मल होता है वो 3 kg से 3.5 kg का होगा, लेकिन इसमें मैक्रोसोमिया में 4 kg से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यूट्रस का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, स्वाभाविक है यूट्रस में डिस्टेंशन भी होगा। एमनियोटिक फ्लूइड 1000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो भी क्या होता है, मेनली डिस्टेंशन देखने को मिलता है, जिसको हम पॉलीहाइड्रियोम्स बोलते हैं। इससे कॉन्ट्रैक्शन में भी अफेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या है ये प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर में क्या है, जिसके कारण कैसे हेमरेज होंगे, तो नॉर्मल लेबर्स के टाइम से अधिक टाइम लगने को हम कहते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। इसको हम डेटिंग टाइम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यूट्रस अपना धीरे धीरे एनर्जी या पावर कम करने लग हो जाता है, जिसके कारण मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। अगर लेबर मोर देन 18 आवर्स रहा तो पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। फुल ब्लैडर, किसी कारण से यूट्राइन ब्लैडर क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। मायोमेट्रियम लेयर जो है वो अपना एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाती है, जिसके कारण से पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। जनरल एनेस्थीसिया, इसकी इफ़ेक्ट की वजह से भी मायोमेट्रियम लेयर सही से वर्क नहीं कर पाता है। मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, बेबी डिलीवरी होने के बाद थर्ड स्टेज में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, जिसके वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, तो वो होगा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। क्या, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। अब पोस्टपार्टम हेमरेज का पहला कॉज ख़त्म हो गया, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, जिसमें हमने मेनली 9 कारण पढ़े। ठीक है, अब दूसरा कारण था पोस्टपार्टम हेमरेज का ट्रॉमा। तो उसमें क्या होता है, 2% लोगों में ही ट्रॉमा देखने को मिलता है, जैसे कि डिलीवरी करते समय इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज़ों से वेजाइनल ट्रैक या इंटरनल पार्ट ऑफ वेजाइना में क्या हो जाए, चोट लग जाए, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। ठीक है, या ऑक्सीटॉक्सिन का जो डोज है वो ज़्यादा देने के कारण यूट्राइन रप्चर हो जाता है, जिसके कारण पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को
मिलता है। ठीक है, और भी क्या हो सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट की वजह से ट्रॉमा हो जाता है, यूट्राइन रप्चर अभी बताया। उसके बाद तीसरा कारण था वुल्वल इंजरी, जिसके कारण भी पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। ब्लड कोगुलोपैथी, ब्लड कोगुलोपैथी के कारण कैसे होगा, पहला दूसरा तो हो गया कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, अब तीसरा है ब्लड कोगुलोपैथी। इसमें ब्लड का जमना, अगर किसी फीमेल में ब्लड कोगुलोपैथी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो जैसे कि हेमोफीलिया, इसकी कंडीशन के कारण भी पीपीएच हो सकता है, लेकिन इसके रेट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, साइन और सिम्टम, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज का साइन और सिम्टम क्या क्या है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग दिखेंगे मोर देन 500 ml। उसके बाद पल्स रेट बढ़ जाएगा, और जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं 120 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा। ब्लड प्रेशर घट जाएंगे, जिसको हम ये होता है क्यों है, हाइपोटोनिसिटी के कारण होता है। इसमें 60 mmHg से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी साइन है, मतलब कि पोस्टपार्टम हेमरेज के दो तरह के साइन होते हैं, प्राइमरी साइन, सेकेंडरी साइन। प्राइमरी साइन में वेजाइनल ब्लीडिंग, इंक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, और सेकेंडरी साइन में वीकनेस, रेस्टलेसनेस, उसके बाद फ्लोवली यूट्रस, यूट्रस का फूल जाना या लूज हो जाना, कोल्ड या ये क्लाउडी स्किन दिखेगा। ठीक है, अब ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज है इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो पहले पोस्टपार्टम हेमरेज दो तरह का था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है मेनली एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस और ट्रॉमा में देखा जाता है। एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस में हम जब एब्डोमिनल पल्पेशन करेंगे तो ये फ्लॉपी दिखेगा, और जब ट्रॉमा वाला में हम जब एब्डोमिनल पल्पेशन करेंगे तो यूट्रस हमारा हाथ दिखेगा। तो सबसे पहले एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस में कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो पहला है फंदल मसाज करके। इसमें क्या होता है, मेनली हमें पता है कि यूट्रस क्या है, अपना कॉन्ट्रैक्शन खो दिया है, तो हम एक हाथ को जिम्फाइड के पास रखते हैं, दूसरा को पीवी सिम्फेसिस के पास रखते हैं, और जो जिम्फाइड के पास हाथ रखें उससे क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे की ओर मसाज करते हुए लाते हैं। जब फंदल मसाज स्टार्ट करते हैं उस समय यूट्रस क्या है, फ्लॉपी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम मसाज करते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और पूरी तरह से होल शेप में ले लेता है, तो हम समझ जाएंगे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। फिर से जैसे कि हम फंदल मसाज करना स्टार्ट किए, हमारा जो यूट्रस है फ्लॉपी या लूज ढीला है, तो जब हम मसाज करते हैं धीरे धीरे वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, वो अपना पूरा शेप लेने लगता है। ठीक है, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। दूसरा कैसे करेंगे, तो ऑक्सीटॉक्सिन दे के। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे, ब्लेडर को एम्प्टी करेंगे, क्योंकि फुल ब्लेडर में यूट्रस पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। चौथा सिडेटिव मेडिसिन देंगे, जैसे कि मॉर्फिन का इंजेक्शन देंगे। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मेनली जो दो तरह का पोस्टपार्टम हेमरेज था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या पढ़े थे कि ये मेनली डिलीवरी से लेके विदिन 24 आवर्स तक रहता है, और जैसे कि नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है वो 500 mg होता है, लेकिन अगर 500 mg से ज़्यादा हुआ तो वो कहलाएगा प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होता है, तो 24 आवर्स के बाद से 6 वीक का कभी तक भी ब्लड लॉस होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, तब दोनों का मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल पल्पेशन करेंगे। एब्डोमिनल पल्पेशन में हम पहले तो किसका पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम एब्डोमिनल पल्पेशन करेंगे। एब्डोमिनल पल्पेशन करने से क्या होगा, या तो हमारा जो यूट्रस है वो फ्लॉपी दिखेगा या हार्ड दिखेगा। फ्लॉपी है इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके जो यूट्रस का एटोनोसिटी है उसमें प्रॉब्लम है, अगर हार्ड है मतलब ट्रॉमा के कारण हुआ है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को हम कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मसाज, क्या का, तो फंदल मसाज, FUNDAL फंदल मसाज। ठीक है, फंदल मसाज हम करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक हाथ को हम यूट्रस पे रखेंगे और दूसरे हाथ को पेल्विक पे रखेंगे। फिर जो यूट्रस पे कहाँ पे, तो जिम्फॉइड के नीचे।
अब जिम्फॉइड के नीचे रखेंगे, उसके बाद उसको नीचे की ओर मसाज करेंगे। जब तक मसाज करेंगे तब तक कि यूट्रस का जो फ्लॉपी है वो सही होकर ग्लोबुलर शेप ना ले ले, ठीक है। मतलब लेकिन मान लीजिए कि फंदल मसाज से भी सही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीटॉक्सिन देंगे, क्या ऑक्सीटोसिस देंगे, ऑक्सीटोसिस देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन देंगे, किसका, तो मेथर्जिन का, आईवी के थ्रू 0.2 mg आईवी के थ्रू, ताकि ये स्टिमुलेट करे ब्लेडर को। तब भी नहीं सही हुआ तो ब्लेडर को, इसको देने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लेडर को एम्प्टी करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि ब्लेडर सही हो गया, लेकिन अगर यूट्रस सही हो गया लेकिन ब्लेडर फुल है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए ब्लेडर को खाली करेंगे। मान लीजिए कि अभी भी नहीं सही हुआ, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रही है, मैंने पेशेंट क्या हो रही है, बहुत ही चिड़चिड़ा हो रही है, तो हम पहले उन्हें सेडेटिव मेडिसिन देंगे ताकि उन्हें हल्का सा नींद आ जाए और वो ऐसे इरिटेट ना हो। उसके बाद हम ऑक्सीटॉक्सिन का ड्रिप स्टार्ट करेंगे। ड्रिप करने के बाद नॉर्मली ये जो प्लासेंटा का एक्सपल्सन है वो हो जाता है। अगर ये स्टेप फॉलो जितने अभी बताए, फंदल मसाज, ऑक्सीटोसिस इंजेक्शन, ब्लेडर का एम्प्टी करना, सेडेटिव मशीन, ऑक्सीटोसिस ड्रिप, मेरे लिए यहाँ तक तो सही हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि नहीं सही हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले जनरल एनेस्थेसिया देंगे। इसके बाद पेशेंट को इंटरनल ऑर्गन और यूट्रस का एग्जामिन करेंगे और उसी समय हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी देते हैं जिसका नाम है PGF2, क्या है, PGF2 देते हैं। और क्या देते हैं, प्रोस्टिड्रोमिथामिन देते हैं 250 mg। इसके बाद भी ब्लड नहीं रुकता है तो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं बायमैनुअल कंप्रेशन। इसमें क्या किया जाता है, मेरी नर्स या डॉक्टर क्या करती है, एक हाथ वेजाइना में डालती हैं, उसके बाद जब डालती हैं तो चारों उंगली, क्या 5 उंगली मिला हुआ रहता है, जब यूट्रस के अंदर चला जाता है तो वो मुट्ठी बना देती है, और दूसरा हाथ क्या होता है, फंदस के ऊपर रहता है और दोनों तरफ से प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर मैक्सिमम 15 मिनट तक ही दे सकते हैं। अब मान लीजिए बाय मैनुअल कंप्रेशन करने के बाद भी सही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, टाइट इंट्रा यूटेराइन पैकेजिंग करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, स्टेराइल रिबन गॉज जिसकी लंबाई 16 मीटर होती है, इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पॉन्ज होल्डर फोर्सेप। इसको हेल्प से हम यूट्रस को पूरी तरह से पैक कर देते हैं। यूट्राइन पैकेजिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, पैकेजिंग का भी एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट टू राइट, उसके बाद फ्रंट टू बैक, दूसरा में फ्रंट टू बैक, और तीसरा में हम क्या करेंगे, तीसरा में हम करेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। मेनली इस तरह से पैकेजिंग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये सबसे भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है तो फिर हम सर्जिकल मेथड करेंगे। सर्जिकल मेथड में मेनली दो तरह का ही हो सकता है, एक तो बाय मैनुअल लिगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी। इसका मतलब क्या होता है, यूट्रस के दोनों साइड में जो यूट्राइन आर्टरी होता है, मेरे लिए मान लीजिए कि हमारा यूट्रस है, यहाँ पर जो यूट्राइन आर्टरी होता है उसको हम लिगेट कर देते हैं, बांध देते हैं। दूसरा लिगेशन ऑफ यूटेरो ओवेरियन वेसिकल्स, इसमें यूट्रस आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी दोनों को क्या कर देते हैं, लिगेट बांध देते हैं। मैं यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए कि यूट्राइन आर्टरी हुआ, दोनों को ऊपर से इस तरह से बांध देते हैं जिसके कारण रुक जाता है। तब भी ठीक नहीं हुआ तो फिर हमें हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ता है, यूट्रस को बाहर निकालना। अगला क्या है, थ्रोम्बो इम्बोलिज्म। अब थ्रोम्बो इम्बोलिज्म में मेनली क्या पढ़ना होगा, थ्रोम्बस और इम्बोलिज्म के बारे में। तो ये वुमेन में मेनली डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन द सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए थ्रोम्बो और इम्बोलिज्म दोनों को अलग अलग पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड वेसल रप्चर हो गया। अब यहाँ पर रिकवरी हो रहा है हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन रिकवरी इस तरह से ज़्यादा होने लगा, ठीक है, ये रुका ही नहीं, जिससे क्या हो जाता है कि एक थक्का की तरह ब्लड के अंदर बन जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, इसी को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और इम्बोलिज्म क्या है, इस तरह से छोटे छोटे ब्लड क्लॉट पूरे ब्लड में घूमते रहते हैं, इसको हम इम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है।
ये जो बना हुआ मांस होता है ना, सर्कुलेटरी ब्लड को रोकता है। थ्रोम्बोसिस का जो प्राइमरी कॉज होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर में इंजरी। इसके कुछ और भी कॉज हैं, जैसे कि सर्जरी। मेनली कैसा सर्जरी? तो फॉरसेप्स से जो सर्जरी किया जाता है एब्डोमेन में, लेग में, हिप में, इस सब में जो सर्जरी होता है वो इसका मेन कॉज होता है। ट्रॉमा हो जाना, बोन फ्रैक्चर हो जाना, लॉन्ग पीरियड ऑफ बेड रेस्ट, सिटिंग लॉन्ग पीरियड, कैंसर हो जाना, प्रेगनेंसी, इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना या हार्मोन लेना जिसके कारण मेनोपॉज होता है, वेरिकोज वेन होना, ये सब मेनली थ्रोम्बोसिस का कारण हो सकता है, ठीक है। सिम्टम कैसे दिखेंगे? तो सिम्टम में ऐसा लगेगा कि पैर में क्रैम्प हो रहा है, उसके बाद थ्रोमिक चुभ रहा है चावकों की तरह, स्वेलिंग हो जाएगा लेग में, उसके बाद वार्म स्किन हो जाएगा जहाँ पर मेनली पेन हो रहा है, रेडनेस डार्कनेस हो जाएगा जहाँ पर पेन हो रहा है, भेन फूल जाएंगे, हाथ लगेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में क्या होता है, इस देखिए ये है लोअर मिडिल, मतलब कि ये जो अम्बिलिकस है ना उससे नीचे इस तरह बीच में काटा जाता है। 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर मेनली काटा जाता है, किसमें? तो लो ट्रांसवर्स बिकनी या फाइनेंशियल इंसिजन में मेनली किया जाता है इस तरह से। ये जो प्यूबिक सिम्फेसिस है ना, इससे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होता है, ठीक है। तो लेप्रोटोमी कहाँ करना चाहिए प्रेगनेंसी के समय में, ये देख लिए। 2 तरह का होता है, सुप्रा प्यूबिक ट्रांसवर्स और मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन। ये है मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन, ये है सुप्रा प्यूबिक ट्रांसवर्स, ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी टेक्निक ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी में हम क्या करते हैं? इसमें हम सर्जिकल मेथड यूज करते हैं यूट्रस में, इसको कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो इसमें हम कहाँ पे इंसिजन करेंगे? तो लो ट्रांसवर्स सिजेरियन इंसिजन करेंगे। लो ट्रांसवर्स सिजेरियन कहाँ पे होता है? देखिए यहाँ पर ये जो लूज है ना, यही लूज के पास मेनली इंसिजन किया जाता है। पार्ट 2 में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद लो ट्रांसवर्स में जो लूज वाला है वहाँ पर से इंसिजन किया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं किया जाता है, एंगल में किया जाता है। हमेशा जो सीजर है उसको ऊपर की ओर रखना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा ना कट जाए। उसके बाद बेबी का पहले क्या डिलीवर होता है? हेड डिलीवर होता है, फिर एंटीरियर शोल्डर, फिर पोस्टीरियर शोल्डर, फिर पूरा निकलता है बेबी, ठीक है। यूट्राइन इंसिजन में सबसे पहले मायोमेट्रियम को काटा जाता है। उसके बाद एमनियोटिक सैक को, देखिए इस तरह से हाथ से ही हम एमनियोटिक सैक को काट रहे हैं ताकि बेबी को हार्म ना हो। उसके बाद इंसिजन किया जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। अपर में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अपर में मेनली प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए लोअर यूट्राइन में किया जाता है। इस तरह से बेबी को हम निकालते हैं। डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, बाद में प्लासेंटा को निकालते हैं तो ये ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे, वेट करेंगे उसको डिटैच होने का, ठीक है। ये है हमारा जोल कोहेन या मिसगेव लद्दाख टेक्निक। अब ये क्या होता है? जोल कोहेन या मिसगेव लद्दाख टेक्निक, अब ये होता क्या है? देखिए फेशियल लेयर को हम पहले क्या करते हैं? ट्रांसवर्स में इस तरह से काटते हैं। उसके बाद उसको एक्सटेंड जब करना रहता है ना लेटरली, तो अगर सीजर से किए तो उसको कहेंगे ये फाइनेंशियल मेथड, और अगर फिंगर से किए तो उसको हम कहते हैं जोल कोहेन या मिसगेव लद्दाख टेक्निक, ठीक है। यूट्राइन रिपेयर, अब रिपेयर देखिए हो रहा है, इस तरह से होता है। इसमें हम क्या करते हैं ना, मेनली देखिए यही दिया हुआ है सारा कि कहाँ पर क्या होता है। अगर मेनली क्या है 2 सेंटीमीटर ऊपर हो रहा है प्यूबिक बोन से, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल, ठीक है। और उसके मेनली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो रहा है, तो इसको जोल कोहेन कहते हैं। इस तरह से हो रहा है तो मेलार्ड कहते हैं, इस तरह से हो रहा है तो मिडलाइन वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल सिजेरियन इंसिजन, इसमें यूट्रेन इंसिजन और रिपेयर किया जाता है, इस तरह से वर्टिकली काटा जाता है क्लासिकल इंसिजन। पेरीपार्टन हिस्टेरेक्टोमी, इसमें क्या है कि पूरा यूट्रस को हम बाहर निकालते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कब इंडिकेशन होता है?
तो मोस्ट कॉमन होता है यूट्राइन एटोनी के समय में, लेसरेशन हो जाए यूट्राइन वेसल्स में, प्लासेंटा एक्रीता, लार्ज मायोमा, सीवियर सर्विकल डिस्प्लेसिया और सीस के समय में मेनली किया जाता है। ये टोटल हिस्टेरेक्टोमी है, टोटल यूट्रस को बाहर निकाला जाएगा। सुप्रा सर्विकल हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, मेनली हम पूरे यूट्रस को निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल मेनोपॉज किया जाता है। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जो मेंस को रोकना। ये मेनोपॉज की तरह से ही होता है। ये दो तरह का होता है, एक तो आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल। नेचुरल में ये ऑटोमेटिक 45 से 50 साल में रुक जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, इसे अपनी इच्छा से फीमेल किसी ऑर्गन को रिमूव करके मेनली मेनोपॉज को रोकती है। तो इसी में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेनोपॉज यहाँ पर किया जाता है जब ये कॉम्प्लिकेशंस आता है प्रेगनेंसी में। तो ठीक है, आर्टिफिशियल मेनोपॉज दो प्रकार के होते हैं, रेडिएशन मेनोपॉज और सर्जिकल मेनोपॉज। अब रेडिएशन में क्या होता है, तो मेनली गामा रे से ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक्सपोजर ऑफ ओवरी अगेंस्ट द गामा रेज, ओवरी से को एक्सपोजर करते हैं तो गामा रे जिससे ओवरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से मेनोपॉज होता है। तो इसको हम आर्टिफिशियली कहते हैं। सर्जिकल मेनोपॉज, इसमें ओवरी को यूट्रस से सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। ये भी दो तरह का होता है। हिस्टेरेक्टोमी, इसमें सिर्फ ओवरी यूट्रस रिमूव होता है, और ओफोरेक्टोमी, इसमें ओवरी यूज होता है, ये रिमूव होता है। आर्टिफिशियल और सर्जिकल मेनोपॉज ओफेरेक्टोमी बेस्ड होता है। ठीक है, मेनोपॉज के लिए ओफेरेक्टोमी किया जाता है, क्योंकि ओवरी जो ही है ना, मेन ऑर्गन को ये हार्मोन ये सबको रिलीज करता है ना। हिस्टेरेक्टोमी दो प्रकार का होता है, एब्डोमिनल और वेजाइनल। एब्डोमिनल में एब्डोमेन के द्वारा ऑपरेट करके यूट्रस को बाहर निकालते हैं, जिसको हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। वेजाइनल में यूट्रस को हम वेजाइना के थ्रू रिमूव करते हैं गायनेकोलॉजी के द्वारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो यूट्राइन जो वेजाइनल होता है उसमें यूट्राइन प्रोलैप्स होने का डर है। यूट्रस का वेजाइना के थ्रू बाहर निकालना, इस केस में यूट्रस वेजाइना से बाहर दिखाई देता है। यूट्राइन प्रोलैप्स मतलब क्या होता है कि यूट्रस क्या होगा, वेजाइना के से बाहर दिखेगा। सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी, इसमें रिमूवल ऑफ बॉडी एंड स्टमक ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स रिमेन इनटेक, जिसमें कि यूट्रस को सिर्फ निकाला जाता है, सर्विक्स से सब छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सब टोटल ओवेस फीमेल में क्या होता है ना, एब्डोमेन के पास बहुत सारा फैट आ जाता है, इसके कारण इसमें हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। टोटल हिस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ कंप्लीट यूट्रस, इसमें सिर्फ फैलोपियन ट्यूब को छोड़कर सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है, जैसे फंडस, बॉडी, स्टमक, सर्विक्स, सबको रिमूव कर देते हैं। एक होता है पैन हिस्टेरेक्टोमी। पैन हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, यूट्रस को रिमूव करेंगे, दोनों फैलोपियन ट्यूब को, दोनों ओवरीज को, सबको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस हिस्टेरेक्टोमी विथ बायलेटरल सल्पिंगटोमी भी इसको कह सकते हैं, या ओफरेक्टोमी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे रिमूव होते हैं। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, तो पैन हिस्टेरेक्टोमी प्लस रिमूव हाफ पार्ट ऑफ द वेजाइना, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। मतलब कि एक तो पूरा यूट्रस को निकालते ही हैं, उसके साथ साथ वेजाइना का अपर 1/3 भी निकाल देते हैं। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, इसमें एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी तो होता ही है, साथ में इसके साथ वेजाइना के सराउंडिंग जो लिम्फ नोड हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन हिस्टेरेक्टोमी, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, तो 1.5 लीटर होता है। वेजाइनल ट्रिपल ब्लड लॉस 500 मिलीलीटर होता है। पोजीशन आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी, तो फुट एलिवेटेड पोजीशन होता है। ठीक है, जिसको हम ट्रांसडेनबर्ग पोजीशन भी कहते हैं। इंडिकेशन फॉर हिस्टेरेक्टोमी, गायनेकोलॉजिकल कैंसर जैसे कि ओवेरियन कैंसर, सर्विकल कैंसर, यूट्राइन वेजाइनल या वुल्वल कैंसर, लियोमायोमा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, प्रोलैप्स इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जिसको हम फाइब्रॉइड भी कहते हैं, यूट्रस में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलना, ये सब मेनली इंडिकेशन होता है हिस्टेरेक्टोमी को। तो सबसे पहले प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोसीजर क्या हो सकता है, तो इसमें पेशेंट के साथ अच्छे से डिस्कस करना पड़ता है कि हम आपके साथ हिस्टेरेक्टोमी करने वाले हैं, अब आप इसके बाद आपको बच्चा नहीं होगा, तो ये सब बताना पड़ता है। रिस्क और बेनिफिट बताना पड़ता है।
उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम बताना पड़ेगा। उसके बाद उसके से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बताना पड़ेगा, हेल्थ असेसमेंट बताना पड़ेगा। सब कुछ मेनली हिस्टेरेक्टोमी करने के पहले हमें प्रोसीजर को डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। चॉइस ऑफ सर्जिकल एक्सेस, एब्डोमिनल, लेप्रोस्कोपिक वेजाइनल, लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल, ठीक है। जनरल फैक्टर क्या हो सकता है जो अफेक्ट करता है रूट को? यूट्राइन का साइज और शेप, जैसे कि यूट्रस का साइज अगर बड़ा होता है तो लेप्रोस्कोपिक द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, तो इसमें हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। 12 वीक से ज़्यादा यूट्रस बड़ा हो गया है तो एब्डोमिनल सर्जरी प्रेफर किया जाता है। प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन डिजीज, इसमें लेप्रोस्कोपी करेंगे। अगर सर्विकल कैंसर हो जाए तो एब्डोमिनल किया जाता है। अगर पेशेंट प्रेफरेंस देखा जाए तो इसमें देखा जाता है कि पेशेंट का क्या पसंद है, ठीक है। अदर क्लिनिकल फैक्टर में मेडिकल कॉर्मोडेटीज, मॉर्बिड, ओबेसिटी, ये सब को भी देखना पड़ता है। तो डिफरेंस क्या होता है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी में? तो एब्डोमिनल में मेनली जो स्किन इंसिजन होता है वो लार्जर होता है, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे होता है और लॉन्गर टाइम ऑफ रिकवरी होता है। लेकिन लेप्रोस्कोपिक में स्मॉल इंसिजन होता है, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे होता है, क्यू का रिटर्न ऑफ होता है नॉर्मल एक्टिविटी का, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए पोस्टमार्टम केयर क्या करेंगे सिजेरियन सेक्शन में। तो किसी भी पेशेंट को अगर सिजेरियन सेक्शन हो चुका है तो उसको बाद हम क्या करते हैं, केयर करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को निम्नलिखित प्रकार के केयर किया जा सकता है। पहला तो जनरल प्रिंसिपल देखेंगे, वाइटल मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस देखेंगे, केयर करेंगे, ब्लैडर का एम्पुटेशन देखेंगे, प्रोफाइलैक्सिस देंगे थ्रोम्बोइम्बोलिज्म का, ठीक है। वाइटल मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन के बाद एक रूटीन के अनुसार वाइटल साइन देखा जाता है। हर 15 मिनट पे बीपी, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, टेम्परेचर, ये सब चेक किया जाता है। जैसे कि पल्स और बीपी 2 आवर में 2 से 3 बार किया जाता है, और फिर 4 आवर पर 24 आवर्स तक उस चेक करना पड़ता है। अगर पेशेंट को कंडीशन सही हो तो उसे 2 से 3 दिन में ये घर भेज सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्ट करना पड़ता है ड्रिप साइट, जैसे कि हम आईवी में ड्रिप साइट इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखना होता है कि वहाँ पर कोई ये स्वेलिंग तो नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन या रिएक्शन तो नहीं है। मेनली ये 2 से 3 दिन तक देखते हैं। चेस्ट एग्जामिनेशन देखते हैं कि ये पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, पल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑपरेशन के बाद 2 आवर में एक बार एब्डोमेन का भी एग्जामिन करना पड़ता है। ब्लीडिंग देखते हैं वेजाइना से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका चेकअप करते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, पेन मैनेजमेंट किया जाता है। नारकोटिक एनाल्जेसिक देते हैं ऑपरेशन करने के बाद। कौन सा देंगे, तो पेथिडीन या फिनारागेन, मॉर्फिन या फेनिरागेन देते हैं। नन नारकोटिक में डिक्लोफिनेक सोडियम देते हैं, ट्रामाडोल देते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। ये ड्रग न्यूमरल इन्फेक्शन से बचाता है, जैसे कि हार्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन या रूमेटिक फीवर। तो इसमें इंडिविजुअल का चॉइस है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एमॉक्सिसिलिन, सेफेलोस्पेरिन, मेट्रोनिडाजोल, एमाइनोग्लाइकोसाइड और ड्यूरेशन वेरिएबल कर करके देखते हैं। ब्लेडर का केयर कैसे करेंगे, सर्जरी करने के बाद पेशेंट को कैथेटर लगा दिया जाता है वेजाइना के थ्रू, ताकि पेशेंट को यूरिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। उसे केयर करना बहुत ज़रूरी है। इस कैथेटर को 24 से 48 आवर तक लगाया जाता है। ये कैथेटर को क्लीन करते रहना पड़ता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे कि सेवनॉल, बिटाडीन। इसी के साथ साथ एरिया को भी क्या किया जाता है, उसके साथ साथ जिस एरिया में कैथेटर लगा होता है ना, वहाँ पर क्लीन करना ज़रूरी है एंटीसेप्टिक प्रोसीजर के लिए। एग्जामिन करते हैं स्टिच लाइन को, कहीं वो ये ओपन तो नहीं हो रहा है, कहीं यहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं आ रहा है। ड्रेसिंग करना पड़ता है 2 से 3 दिन पर, ठीक है। कोई स्वेलिंग तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, सब देखते हैं। इनपुट और आउटपुट चार्ट देखते हैं। इसमें ये देखना रहता है कि पेशेंट का फ्लूइड या वाटर ले रहा है कि नहीं, जितना निकल रहा है यूरिन
के थ्रू खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 से 40 ml पर आवर पेशेंट का यूरिन निकलना चाहिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेनली क्या होता है ना कि ये स्टार्टिंग में हम ओरल खाना ही देते हैं और 24 आवर तक, जब तक कि पेशेंट का गैस ना पास करे तब तक पेशेंट को ओरल फीडिंग नहीं किया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है नीड पर ओरल। बच्चा होने के बाद जब तक कि गैस बाहर नहीं निकलता है तब तक कि हम पेशेंट को खाना नहीं देते हैं। 2.5 से 3 लीटर तक फ्लूइड पेशेंट को 24 आवर में देना चाहिए। इससे हम कह सकते हैं कि 50% ऑफ बॉडी वेट के अनुसार फ्लूइड देना चाहिए। उसमें 5% डेक्सट्रोज, सेलाइन होना चाहिए। ये सब फ्लूइड से प्रोलॉन्ग कैथेटर इंडिकेशन। अब कितने देर तक कैथेटर किया जाता है? ज़्यादा देर तक कैथेटर लगाने से क्या हानि है? चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ज़्यादा लंबा समय तक कैथेटर लगा रहे तो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, यूटीआई, ब्लॉकेज, ये सब मिली प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सर्जरी के दौरान ब्लेडर डैमेज हो जाता है, कैथेटर यूज किया जाता है। अगर सर्जरी के टाइम ये ब्लेडर डैमेज हो जाए तो कैथेटर हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसे 8 से 10 दिन तक ही लगाते हैं और उसका खास ध्यान रखते हैं कि वो सेप्टिक हो। गायनोकोलॉजिक केयर। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी मेनली किया जाता है एंटीरियर रिपेयर 18 आवर्स तक। स्टिच मेनली रखा जाता है 5 से 6 दिन तक रखा जाता है। एम्बुटेशन। सर्जरी के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, इंजरी हो जाता है, इसलिए पेशेंट को कहा जाता है ज़्यादा समय तक बेड रेस्ट करें। कोई मूवमेंट ना हो जिससे कि ब्लड प्रेशर, बोन या स्टिचेस में कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर करना भी है तो कुछ दिन के बाद, मतलब 2-3-4 दिन के बाद हल्का फुल्का घूमना चालू करें और उसके थोड़ा देर बाद एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग, जो स्पेशल एक्सरसाइज आता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पोस्ट सर्जरी के बाद, तो वो सब एक्सरसाइज कर सकते हैं।